नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24x7 न्यूज़ में। मैं हितेश शर्मा आज मौजूद हूँ उत्तराखंड क्रांति दल के लैंसडौन विधानसभा प्रत्याशी आनंद प्रकाश जुयाल जी के साथ। स्वागत है आपका जुयाल जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। जुयाल जी, आज का हमारा जो प्रश्न है ये है कि लैंसडौन विधानसभा में हाल ही में आपने चुनाव लड़ा इस 2022 के विधानसभा चुनाव में, जो कि 14 फरवरी को वोटिंग का जो महापर्व था वो संपन्न हुआ। तो क्या देखा आपने कि इस विधानसभा चुनाव में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, एक्सपीरियंस तो इतना ज़रूर था कि क्योंकि चुनाव से पहले हम 2-3 साल से पब्लिक के बीच में जा रहे थे, सक्रिय थे। तो 21 साल के जो विकास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से दिखाया, उससे लोग नाराज़ थे। सड़कों की हालत बुरी हालत थी, ना ही रोज़गार का भी कोई साधन नहीं है। जंगली जानवरों ने वहाँ पे आतंक मचा रखा, सारे खेत बंजर पड़े हैं। सरकार ने इन तमाम चीज़ों में कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी थी। तो जनता नाराज़ थी, जहाँ भी जाते थे कि हम तो वोट ही नहीं डालेंगे। उनको समझाएं, भाई वोट नहीं डालोगे तो वो तो चाहते ही हैं, राष्ट्रीय दल तो चाहता है कि वोट परसेंटेज कम हो तो उनके वो अपने धनबल से वोटर को मैनेज कर लेंगे। दूसरी बात यह कि कुछ लोग ये कि जो हमको सड़क देगा हम उसको वोट देंगे। तो ये थोड़ा उनको समझाए, भाई सड़क जब आप किसी को दोगे ही नहीं, पहले आदमी को ताकत दोगे तभी तो सड़क लाएगा। लेकिन मानसिकता ये बना दी, जो सड़क देगा, जो टावर लगा देगा, जो ये तमाम चीज़ उसको वोट डालेंगे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि 21 साल तक किसी भी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया। और इसलिए लोग आक्रोशित थे। और हमारा युवा, क्योंकि लैंसडौन विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ देखिए कोई भी वहाँ कोई चुनाव आयोग हमसे करें बार बार आप अखबारों में छपाओ, कहाँ छपाओ, ना तो वहाँ तो कोई प्रेस है, ना वहाँ से कोई अखबार निकलता, ना कोई उद्योग है, ना कोई बड़े कॉलेज है, ना कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, कहीं पर भी उस विधानसभा में नहीं। तो तमाम लोग रोज़गार के लिए बाहर चले गए, युवा तो चला गया बाहर। और वोट परसेंटेज निकली 47%। कारण क्या था? जबकि वहाँ अधिकतर लोगों ने वोट डाले। कारण क्या था कि जो वोटर लिस्ट में जो लोग हैं वो तो बाहर हैं। और हम उनसे निवेदन भी किया कि देखो, ये वक्त है, ये 10-12 दिन जो भी सरकार ने प्रचार के दिए, ये आपके पास मौका है। क्योंकि आप जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद तो आप कोसोगे, हमको कोसोगे, यूकेडी को कोसोगे, या बीजेपी कांग्रेस को, किसी को भी कोसोगे। ये कर दिया भाई, आप मतदान करने आओ। अगर हमारे 47% वोट पड़ी, इसका मतलब 53% लोग बाहर थे। 53 में आप मान लिए 10-15% लोग नहीं जा पाए होंगे, लेकिन तब भी 30 से 35% लोग हमारे बाहर थे जिन्होंने वोट नहीं डाले। और हमने उनसे निवेदन किया था कि आज 2 दिन के लिए आए, आप आएंगे तो आप उनको समझाएंगे। अब माँ बाप को तो बच्चे समझा सकते हैं भाई, अब बाकी फिर वही शराब और पैसे वाले मैनेज करते हैं। तो हम जहाँ भी गए, लोगों ने हमारी बात को बिल्कुल अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी हम निश्चित रूप से आपके बारे में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। वहीं जुयाल जी, जैसे कि लैंसडौन विधानसभा का जो पूरा चुनाव का प्रकरण रहा, काफ़ी ड्रामा वहाँ देखने को मिला। काफ़ी फिल्मी तरीके से जो चुनाव के प्रचार भी हुए वो भी देखने को मिले। कई नेताओं पे एक दूसरे के ऊपर मारपीट के आरोप भी लगाए, जो कि जनता ने भी देखे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो फिल्मी अंदाज रहा इस बार चुनाव का, जहाँ कोई रो रहा था जनता के बीच जाके या कोई गुहार लगा रहा था, तो क्या देखते हैं इस चीज़ को? क्या ये विधायक ऐसे आगे कार्य करेंगे आम जनता के लिए? ये जो ड्रामा हुआ वो उस दिन हुआ जब चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका था। मतलब सबसे बड़ा प्रश्न ये कि जब 12 तारीख को शाम के 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, तो आप 13 तारीख रात को क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से ड्रामा करके ताकि दूसरे दिन आपके वोटर प्रभावित हो जाएं, सहानुभूति की लहर करें, और आप फर्जी तरीके से वो कर रहे हैं। अगर फर्जी नहीं है तो भाई आप पुलिस ने क्या किया? क्यों नहीं जांच हुई? क्यों इनकी रिपोर्ट नहीं हुई? और स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने जगह जगह ऑब्जर्वर भेजे हैं। चुनाव आयोग इतना एक्टिव था, हमको ये कह दिया कि साहब आप हर तीसरे चौथे दिन जो है अपने विषय में जो भी किसी के मामले में आपराधिक है तो उसकी सूचना दें। और उस जगह जहाँ नेटवर्क नहीं है, हम तो नेटवर्क रोते रहे कि कोई चीज़ अगर डाउनलोड करनी है तो नेटवर्क नहीं। हमको एक नोटिस तामील करने के लिए तोलियों डांडा जो सबसे इंटीरियर जगह, वहाँ पर जो है किसी तरह से कॉल किया गया कि आप अभी आए, रिसीव कीजिए। आप हमको रात को 8 बजे वहाँ थाने में जा करके वो रिसीव करना पड़ा हमारे लिए यार। और जो खुला चुनाव उसकी आचार संहिता का धज्जी उठा रही, 100 गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं
और उसमें बाहर के लोग, तमाम लोग, और शराब इस तमाम लोग देख रहे हैं कि कम से कम करोड़ों की शराब गई। अगर आई कैसे, जब आपकी आचार संहिता लेके जगह जगह बैरियर लगे हुए हैं, तो इतनी शराब आई कहाँ से, इतने नोट आए कहाँ से? हर एक आदमी जो भी रैली में जा रहा है, कह रहे जी कोई कह रहा 1000 रुपये मिल गए, कोई कह रहा 500 मिल गए, कोई लाखों में बिके। तो ये चुनाव आयोग की जो भी पॉलिसी थी या जो भी इनके अफसर थे, ये कहाँ काम कर रहे थे? केवल छोटी पार्टियों को, निर्दलीय जो भी उम्मीदवार, उनको गाड़ी रोक रोक के उनके अटैची खोल रहे। अरे क्या हमारे पास क्या मिलेगा? तो इस तरह से जो ये तमाम इन्होंने मैनेज कर रखा था, प्रशासन को मैनेज कर रखा था। इनकी शराब की पेटियाँ कब गई, इनके नोट कब गए, और हमको कह रहे हैं 50,000 से ज़्यादा होंगे तो आप जब्त कर लेंगे। तो ये चुनाव आयोग का भी जो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। और तीसरी बात है कि चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि 80 साल के ऊपर के जितने भी मतदाता होंगे, VLO उनको घर जाके, लेकिन ऐन मौके पे वहाँ हमारे 80 साल के लोगों के वो आए नहीं, न उनके कुछ लोग गए होंगे जो ले जाने वाले थे, सड़कें बंद थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। तो 80 साल से ऊपर जितने भी लोग थे या विकलांग लोग थे, वो मतदान से अपने वंचित रहे हैं। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो चुनाव आयोग की है, जो कहे कि हम पूरा स्वस्थ चुनाव कराएंगे। ये तमाम चीज़ें इसके लिए सिस्टम, चाहे वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे राज्य निर्वाचन, जितने भी लोग रहेंगे, उनका इसमें बहुत लापरवाही बरती गई है। और निश्चित रूप से धनबल के दबाव में या बाहुबलियों के दबाव में या प्रभावशाली लोगों के दबाव में ये तमाम जो है चीज़ें गलत हुई हैं। और शराब और पैसे का तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि केवल लैंसडाउन में है, हालांकि लैंसडाउन में तो पूरा रिकॉर्ड टूटा है। उसमें पूरे मेरे ख्याल से देश भर में भी इतना पैसा और शराब नहीं बटी होंगी जितना लैंसडाउन में बटा है। लेकिन मैं जो आया तो पता चला सब जगह शराब और पैसा बटा है। तो ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल या निशान खड़े कर देती है, जुएल जी की बातों को देख के लगता है। जो अब जुएल जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाहुबली नेता भी इस चुनाव के रण में आपके लैंसडाउन विधानसभा में उतरे आपके विरुद्ध, जहां कांग्रेस से हरक सिंह रावत जी और उनकी बहू जो प्रत्याशी थी कांग्रेस की, आपकी अनुकृति गुसाई जी। तो क्या बहू और ससुर का ये तालमेल जो रहा, क्या जनता ने इनके लिए सोचा कि इनको आगे विधायक के रूप में देखा जाए, या जनता ने सिरे से इनको नकार दिया है? आपको क्या दिखा इस बार? देखिए, इसका तो 10 तारीख जो आएगी उसी दिन पता चल रहा है कि जनता ने किसको नकारा, किसको स्वीकार किया। और जहाँ तक मेरी बात, मैं अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त था, मुझे न किसी के, क्योंकि हम तो बहुत इंटीरियर में थे, अपने जितने हमारे सीमित संसाधन उसमें हम जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इनका, दोनों राष्ट्रीय दलों का, इनको पता था कि अगर यूकेटी के लोगों की बात इन्होंने सुन ली तो मतदाता प्रभावित हो जाएंगे। तो इन्होंने बड़ी पॉलिसी ऐसी करी कि जिस दिन भी इनका कोई हमारे भेद लेते रहते कि भाई आज हमारे टीम किधर जा रही है, तो जिधर हम जाते उधर की पब्लिक को ये गाड़ियों में भर भर करके किसी जिला ब्लॉक मुख्यालय पे या तहसील मुख्यालय पे बुला लेते थे कि भाई आ जाओ। और वहाँ से फिर ये लोग जो लौटते वो प्रमाण मिल जाते थे कि जब आदमी शराब पी के लुढ़क रहे हैं, महिलाएं जो है जा रही, तो पता चल जाता। और 2-3 जगह पे ऐसा हुआ कि जब हम हरक सिंह रावत जी की रैली, मतलब अनुकृति गुसाई जी की रैली समाप्त हो रही थी, तो हम चले गए। तो जैसे हमने अपना संबोधन शुरू किया तो उनके जो मठाधीश थे उनने कहा इनकी बात मत सुन दे, तो फटाफट जाओ। तो इसका प्रमाण था कि वो ये नहीं चाहते कि हमारी बात जनता सुने। लेकिन कुछ ने उन पे इन्होंने शराब और पैसा बहा करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। अब देखना यह है कि जनता ने मुद्दों को समर्थन दिया या अपने वोट पैसों और शराब में बेच दी। राउंड पे 0 रहा आम आदमी पार्टी का लैंसडाउन विधानसभा में। तो क्या लैंसडाउन विधानसभा की जनता ने केजरीवाल के वादों को, गारंटियों को हवाई समझा? देखिए, पहले जो कुछ लोग दिल्ली के थे ना, अब जो दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है वहाँ किसी से प्रभाव में, कोई पार्षद के प्रभाव में होगा, किसी विधायक के प्रभाव से, तो दिल्ली बेस्ड लोग जो है वो आम आदमी का यहाँ पे झंडा लेकर के चले आए थे। उनको नहीं पता, अनजाने में जो उन्होंने देखा कि ये अपने जड़ों में मट्ठा डालने आए। उत्तराखंड का जो मेन चीज़ है, अगर दिल्ली का आदमी चाहे वो किसी पार्टी के समर्थन में आता है तो उसको वो निश्चित रूप से अपने जड़ों में मट्ठा डालने आया। उसको नहीं पता कि यहाँ क्या स्थिति, वो उसको मूल निवास की नहीं जानकारी, उसको स्थायी निवास और मूल निवास में अंतर नहीं पता,
उसको भूकानून का नहीं पता, उसको ये नहीं मालूम कि ये सरकार सोची समझी रणनीति के तहत ये सुअर और बंदरों का इलाज नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जब ये सुअर बंदर यहाँ आतंक में आए तो लोग ये खेती छोड़ करके भाग जाएंगे और बाहर के माफियाओं से सरकार सौदा कर लेगी। इन चीज़ों को जो नहीं समझ रहे हैं, जो आपने 10-15 हज़ार की नौकरी करना जिसको मिल गई है, वो अपने खेतों को बिल्कुल वो कर रहा है कि मेरा खेत की ज़रूरत है, जबकि वो खेत उसके जीविका का अंतिम साधन है। और अगर ये मुद्दे दिल्ली से आने वाले लोग गलत मतदान करवाएंगे या हमारे वोटरों को मतभेद प्रभावित कर, निश्चित रूप से वो अपने जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। वहीं जुएल जी, कहा जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल ने काफ़ी दमखम के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि कहाँ कहाँ यूकेडी मजबूत रही है और क्या यूकेडी को आने वाले समय में, क्या यूकेडी की सीटें कितनी आ पाएंगी प्रदेश में? देखिए, सीट का आने का तो देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने हर जगह अपनी क्षमता के अनुरूप चुनाव लड़ा और सौभाग्य से इस बार हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग थे जिनकी माली हालत भी ठीक थी, लेकिन ज़्यादातर उत्तराखंड के प्रत्याशियों के पास, यूकेडी के प्रत्याशियों के पास पैसा नहीं होता। अब वो उनकी 50-100 गाड़ियाँ चल रही, हम एक गाड़ी में एक विधानसभा में घूम रहे हैं, तो हमारी माली हालत तो ये होगी। लेकिन फिर भी हमने शारीरिक क्षमता अपने जितनी भी थी, हम बारिश में और खुद जा गए। अब उनका क्या है, उन्होंने तो बुला लिया, एक जगह बैठ गए, बुला लो भाई सारी महिला मंगल दल को बुला लो, प्रधानों को बुला लो, पैसे भेज दिए। उनके तो एक जगह पे बात है कि सौदा हो गया, और हमें अपनी बात कहने के लिए जाना पड़ा। और दुर्भाग्य है कि हम जहाँ 2-2, 3-3 पर वहाँ के लोग भी कहते हैं सब, वो तो आए ही नहीं। अब मैं ये समझ नहीं पाया कि हम इतना सालों से घूम रहे हैं, 21 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, तो अगर जनता पैसे और शराब में उनने अपने मत नहीं प्रभावित किए होंगे, तो हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल के पास मुद्दे थे, और ये मुद्दे अगर जनता ने समझे होंगे तो 2-4 सीट के हम तो कह रहे हैं हमें सरकार बनने की स्थिति में आना चाहिए। और अगर नहीं हो सकता तो ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, उत्तराखंड के लोगों का, और जिन बच्चों का भविष्य, जो अभी बच्चे हैं जिनका भविष्य कहीं नहीं है, अगर आज भी क्षेत्रीय दल को इतनी ताकत नहीं मिलती कि वो इन मुद्दों को सुलझा सके, तो फिर ये मुद्दे हमेशा के लिए मुद्दे ही बन के रह जाएंगे। ये सड़कों पे भाषणबाजी चलती रहेगी, लेकिन ये मुद्दे जब तक विधानसभा में नहीं जाएंगे, जब तक इनका समाधान नहीं होगा, तब तक राज्य की अवधारणा पृष्ठभूमि में चली जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और फिर ये माफिया राज रहेगा जो हम 21 साल तक देखिए। हो सकता है आने वाले जो विधानसभा उससे पहले परिसमन हो जाए, कुछ सीटें और घट जाएंगी पहाड़ों की, तो फिर तो बात ही क्या करनी है। तो ये लोगों को, हालांकि अब तो गया, अब तो चुनाव हो चुका, इससे पहले लोग इन मुद्दों पे मनन करते, और हमने तो समय समय पे पर्चों के माध्यम से, फेसबुक में और व्हाट्सएप के माध्यम से, सब तरह से हमने कोशिश करी थी। और दुर्भाग्य है कि हमारे पास ना तो कोई टीवी चैनल है, ना कोई समाचार पत्र है। हम जितना कर सकते थे हमने पूरी क्षमता से ये प्रयास किया। अब देखना है कि जनता ने इसको कितना समझा है, ये 10 तारीख को परिणाम बताएंगे। धन्यवाद जुएल जी हमारे साथ मिलने के लिए। धन्यवाद।